हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आपके अपने चैनल एग्जाम हिस्ट्री पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इस समय हम जो लगातार आपको वीडियो की क्लास आपके इस चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं और उसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 में राष्ट्रपति को सबसे पहले हमने उठाया क्योंकि बेटा उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की हम शुरुआत किए हुए हैं और राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं और उन शक्तियों में हमने कहा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है और वो मुख्यतः दो भाग कौन से होते हैं। एक होती है सामान्य शक्ति। तो थोड़ा सा मैं पिछली क्लास की चीज़ों को भी यहाँ पर बता देता हूँ कि राष्ट्रपति की दो होती थी। एक जिसे कहते थे सामान्य शक्ति, एक होती थी सामान्य शक्तियाँ कौन सी होती थी, और दूसरी होती थी आपातकालीन शक्ति। और आपातकालीन शक्तियों को बेटा तीन भागों में, कितने भागों में, तीन भागों में। तो पहला हो जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल था जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा आपका होता था यहाँ पर वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना। तो ये हो जाता था। सामान्य शक्तियों की बात करें तो इसमें एक होता है जिसे कहते हैं कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है। दूसरा यहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी जैसे सैन्य शक्ति है और न्यायिक शक्ति है। ठीक ना, तो बहुत सारी। तो जो हमें यहाँ पर शुरुआत करनी है वो कार्यपालिका शक्ति की करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। तो समझिएगा, सबसे पहली चीज यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, अगर ये कह दिया जाए कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, दिया यहाँ पर। मैं सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 53 की बात करता हूँ। कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या चीज़ें आती हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। और उसमें सबसे पहले अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति, ठीक ना। जो ये बात समझना है आपको कि राष्ट्रपति क्या होता है, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है, तो केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये बात आपको याद रखनी है। पहली चीज, राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है किसमें, अनुच्छेद नंबर 53 में। अनुच्छेद नंबर क्या होता है, 53। ये बताता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, केंद्रीय शक्तियों का क्या होता है, केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है। मैं यहाँ पर ऐसे ही बता देना चाहता हूँ कि कार्यपालिका क्या होती है। जो संसद होती है, संसद यानी कि जो हमारी संसद है, और संसद में यानी कि मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सभी कार्यपालिका के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका के मेंबर्स होते हैं। तो ये बात यहाँ पर आप इतना यहाँ पे याद रखें। ठीक है ना, कि जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है वो उसमें कौन कौन से लोग आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अगर ये कह दिया जाए, दूसरी बात यहाँ पर आर्टिकल नंबर, अभी यहाँ पर एक बात और समझना होगा कि आर्टिकल नंबर 75(1) में क्या लिखा हुआ है। तो ये कहता है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के
बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा ना। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो कभी कभी तो ऐसे सिंपल सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री क्या होता है, चयनित होता है कि नियुक्त होता है, मनोनीत होता है, ठीक ना, या उसका निर्वाचन होता है, तो क्या होता है। तो आपको अपना सवाल यहाँ पर क्या देना है, आंसर क्या देना है कि क्या होती है, नियुक्ति। क्या होती है यहाँ पर भैया, तो नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, लेकिन वो बहुमत दल का नेता होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। एक बात और समझना होगा कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है, अगर इन्हीं के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की। और मंत्रियों के जो विभाग का आवंटन होता है वो कौन करता है, यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना होगा कि मंत्रियों के, यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि मंत्रियों के विभागों का आवंटन, मंत्रियों के विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री ही करता है, प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है। तो मंत्रियों के विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है, लेकिन उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। बात आती है कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद यानी कि उसमें कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल भाषा में कहें कि मोदी सरकार जो है अपने कार्यकाल में अधिकतम कितने मंत्रियों को बना सकता है, कितने मंत्री बना सकता है, तो क्या इसके बारे में कोई निश्चय बात यहाँ पर की गई है, तो ये हमारे की गई है वर्तमान टाइम पे, लेकिन मूल संविधान में नहीं था। तो उसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, और उस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर उस चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया गया। तो उस बात को समझ लेते हैं वो कौन सा संविधान संशोधन रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मूल संविधान में निश्चित नहीं थी, कब तक निश्चित नहीं थी, तो 19 यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, निश्चित नहीं थी ये 2003 तक बेटा, ठीक है ना। मतलब निश्चित नहीं थी 2003 तक, इस बात को समझ लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, निश्चित नहीं थी 2003 तक, इसका मतलब यह है कि जो सरकारें आती थी वो जितनी मंत्री चाहती थी वो बना सकती थी, लेकिन 2003 के बाद इसे निश्चित किया गया। तो अगर कह दिया जाए कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 91वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा निश्चित की गई। निश्चित क्या क्या की गई है, ये बात अगर हम यहाँ पर कह दें, ठीक ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अधिकतम की अगर हम बात करें तो अधिकतम क्या होता है, लोकसभा का 15%, क्या हो जाएगा, लोकसभा का 15%, ठीक ना। अधिकतम लोकसभा का 15% ही जो है केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। जितनी लोकसभा की सीटें होती हैं उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। यह प्रावधान किया गया
91वें संविधान संशोधन 2003 में ये निश्चित किया गया है। तो ये यहाँ तक आप बातें कुछ समझ पाए होंगे। अगर इस बात करें कि इसी संविधान संशोधन के तहत, यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, इसी के तहत यहाँ पर एक बात और लिख देते हैं, इसी के तहत राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। आकार निश्चित किया गया। कितना किया गया निश्चित, ये बात भी समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर क्या दें तो यहाँ पर राज्यों की मंत्रिपरिषद की बात करें तो अधिकतम कितनी होगी, तो यहाँ पर आपको याद रखेंगे विधानसभा का 15%। कितना? विधानसभा का 15% अधिकतम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे सर क्या न्यूनतम की चर्चा नहीं की गई है? तो यहाँ पर न्यूनतम के बारे में भी बताया गया है। अगर हम बात करें कि न्यूनतम कितना होता है, तो न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम जो होता है वो होता है 12 लोगों को मंत्री बनाना ही होगा। 12 लोगों को मंत्री यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है ना? तो ये यहाँ तक आप न्यूनतम, ये बात यहाँ पर कि राज्यों में कितने मंत्री अधिकतम हो सकते हैं और केंद्र में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। कहोगे केंद्र में क्या निश्चित है? तो नहीं, केंद्र में जो है वो कितनी संख्या में मंत्री होंगे इसका आकार निश्चित, सॉरी न्यूनतम कितने होंगे इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा जब इसकी चर्चा कर ले रहे हैं तो हम राज्यों के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा सा। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पर विधानसभाएं होती हैं वहाँ पर क्या यही 10-15% ही है? तो नहीं, वहाँ पर कितना है आपका 10%। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो विधानसभा का 10%। कितना हो सकते हैं? विधानसभा का 10%। ठीक ना? और न्यूनतम की बात कर ले तो न्यूनतम के बारे में भी यहाँ पे कुछ चर्चा नहीं की गई है और ये आपको याद रखना है विधानसभा का 10%। ठीक है बेटा? तो ये यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे चलते हैं, ये आपने दो यहाँ पे अगर बात करें तो 2 कार्यपालिका शक्ति आपने यहाँ पर पढ़ा है। 2 कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के आपने यहाँ पर देखा है। ठीक है? और अगर ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 78। इसमें क्या लिखा गया है? तो यहाँ पर इसमें 2 बातें लिखी गई हैं। इसमें कितनी बातें लिखी गई हैं? तो इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं। इस बात को ऐसे आप समझ लीजिएगा। पहली बात क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। मतलब सूचना का मतलब यह है कि जो है संसद में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें क्या लाई जा रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री, एक दूसरी बात कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवाए। ठीक है? तो करवाए
ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, करवाएं ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है, ठीक ना, संसद के बारे में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पर उनको ये कर्तव्य मतलब यहाँ पर उनको ये सूचनाएं सारी उपलब्ध करवाइए, प्रधानमंत्री की क्या होंगी, कर्तव्य होंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ये 78 में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये बात आप मुद्दा से इसे याद रखें। अगली बात यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे राष्ट्रपति जो होता है, तो ये अभी तक आपने देखा जो है कि कार्यपालिका शक्ति में 3 शक्तियाँ। अगर अगली शक्ति की बात करें राष्ट्रपति की, तो यहाँ पर याद रखना है राष्ट्रपति तो चलिए ठीक है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति। ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या होता है, कुलाधिपति होता है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो चांसलर कह सकते हो आप, ठीक ना, कुलाधिपति का मतलब यहाँ पर चांसलर होता है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है, कुलपति, तो इसकी नियुक्ति जो होती है ना, कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन कर देता है, तो राष्ट्रपति कर देता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसी में मैं और सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगर यहाँ पर कह दूँ कि राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, कुलाधिपति, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल, ठीक है ना। और जैसे ये कह दिया जाए कि राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति जिसे हम कह सकते हैं वाइस चांसलर। तो जो कुलपति होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है, नियुक्ति वो कौन करता है, तो राज्यपाल। कौन कर देता है, राज्यपाल करता है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर आपको इतना समझना होगा। अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ बातें बता दूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर आप ये कह दिया जाए कि जो राज्य की प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, राज्य में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ विश्वविद्यालय जो होते हैं, उनके जो कुलपति होते हैं या कुलाधिपति होते हैं, वो कौन होते हैं। तो यहाँ पर राज्य की प्राइवेट विश्वविद्यालय राज्य के प्राइवेट विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, ये सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा। कुलाधिपति जो होते हैं वो कौन होता है, प्राइवेट व्यक्ति ही होता है, इसमें सरकार का कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको इसमें प्राइवेट व्यक्ति होता है, ये बात आपको समझना होगा। एक बात और आपको समझ लेनी है, जब हम इसको बता ही रहे हैं, तो जैसे क्या होता है कि जो CGI होता है, एक बार ऐसे ही पूछा गया था कि CGI किसका कुलाधिपति होता है। तो CGI किसका कुलाधिपति होता है, तो इसे कैसे समझना होगा आपको कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि केंद्रीय विधिक विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, तो आपको बताना होगा CGI,
CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ये कुछ बातें रही हैं जो इससे संबंधित रही हैं, वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब ये समझते हैं कि आपको एक चीज़ पता होगा कि अगला देखते हैं, पता होगा, जैसे क्या पता होगा, देखिएगा। अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद नंबर 155 में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कह दिया जाए, इसी में नोट करके एक बात लिख देता हूँ, कैसे कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लिख दें कि अनुच्छेद 153, तो इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा, ये बात समझना है, ठीक ना। और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात आपको समझनी है। मैं कुछ बातें और कर देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि वर्तमान में क्या है, हमारे भारत में 28+8 की स्थिति है, मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर मैं कह दूँ कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर राज्यपाल बनाए जाते हैं, या कहाँ कहाँ पर कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उपराज्यपाल बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक बात, इसी नोट में एक बात और लिख सकते हो कि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। हालांकि उपराज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में कितने केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्तमान में ठीक है। तो समझिएगा कि जैसे कि वर्तमान में कौन कौन से राज्य में उपराज्यपाल बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं। जैसे पहला राज्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। तो लद्दाख में उपराज्यपाल है, और आपको पता है कि दिल्ली में भी उपराज्यपाल है, जम्मू एंड कश्मीर में भी उपराज्यपाल है, ठीक है। और आपका अंडमान निकोबार में भी उपराज्यपाल हैं, अंडमान निकोबार में भी उपराज्यपाल होते हैं। तो लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और आपका यहाँ पर एक और हो जाएगा जिसे कहेंगे हम पुडुचेरी, ठीक है ना। तो पुडुचेरी, तो यहाँ पर उपराज्यपाल बनाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वर्तमान में पांच केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल है। देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या करता है, उपराज्यपाल की नियुक्ति तो करता ही है, उसके साथ साथ कुछ आयुक्त और प्रशासक की भी नियुक्ति करता है। तो ये बात भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, और ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो अगर हम कह दें यहाँ पे भारत के, या ऐसे यहाँ पर समझ लीजिएगा कि केंद्र यहाँ पर प्रशासक लिखना हो, समझना होगा। प्रशासक भारत के 2 राज्यों में होते हैं। प्रशासक भारत के 2 राज्यों में होते हैं। वो 2 राज्य कौन कौन से होते हैं? पहला राज्य होता है
यहाँ पर लक्षद्वीप, 2 राज्यों का नहीं बेटा, 2 केंद्र शासित लिख लेना, केंद्र शासित राज्यों में, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, दूसरा होगा दादर यमुनागर, और दमन दीव। जैसे आपको पता है कि इस समय ये पूरा एक स्टेट बन चुका है, ठीक है ना। तो पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, दादर यमुनागर और ये दमन दीव, दोनों अलग अलग होते थे। लेकिन ये अब अलग नहीं है, ये एक बना दिए गए हैं। और एक में क्या हो जा रहा है यहाँ पे, तो प्रशासक की नियुक्ति हो रही है, ठीक है ना। अगर कह दिया जाए कि भारत के, अगला यहाँ पर भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश में, एक केंद्र शासित प्रदेश में आयुक्त की नियुक्ति होती है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है। और इस आयुक्त की जो नियुक्ति होती है ना, वो कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। और वो एक केंद्र शासित कौन सा है, जिसका नाम है चंडीगढ़। क्या होता है, चंडीगढ़। आप जानते हो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि कितने राज्यों की राजधानी है, तो यह 2 राज्यों की राजधानी है, 2 राज्यों की राजधानी है। और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप जानते ही हो कि एक होती है जिसे कहते हैं पंजाब, और दूसरा कौन सा होता है, तो हरियाणा, ठीक ना। एक पंजाब होता है, दूसरा हरियाणा होता है। तो वर्तमान में ये चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ पर समझ गए होंगे आप। और अगली कार्यपालिका शक्ति देखते हैं कौन सी है। अगली कार्यपालिका शक्ति में ये समझ लीजिए कि केंद्र के जितने भी जो है संगठन हैं, केंद्रीय संगठनों के सदस्यों और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, वैसे आप समझ लें, जैसे कि भाई महान्यायवादी है, सीएजी है, इन सब की जो नियुक्तियाँ हैं। तो बस इसको आप ऐसे समझें कि केंद्र या केंद्रीय संगठन, ऐसे लिखना, केंद्रीय संगठन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये उसकी कैसी पावर है, तो कार्यपालिका शक्ति होती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति करता है। बहुत सारे, जैसे अगर हम कहते हैं एससी एसटी जो आयोग बना हुआ है, एससी एसटी आयोग, ठीक है, एससी एसटी। अगर कह दिया जाए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की बात करें, सीएजी की बात करें, जैसे लिख करके यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि महान्यायवादी, इन सब की जो नियुक्तियां हैं, और भी बहुत सारे लोगों की जो नियुक्तियां की जाती हैं केंद्र में, ठीक है। केंद्र में जितना आयोग होगा या संगठन होगा, ठीक है, केंद्रीय आयोग भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक शब्द, आयोग, ठीक है। तो आयोग संगठन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल में ले लिए हैं, एससी एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, या यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वित्त आयोग होता है, ठीक है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे आयोग हो जाते हैं। तो आपको यहाँ तक आज हमने आपको बता दिया कार्यपालिका शक्ति। तो भाई कार्यपालिका शक्ति के बाद फिर अगले वीडियो में इनकी और भी शक्तियों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपसे उम्मीद यह है कि आपको बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे हमारी बातों को। तो इसी के बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
के मिनट के बाद 29